हाय, दिस इज शिवम सर और आज वापस हम लोग ग्रेविटी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले सारी चीज़ें सीखने से पहले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर जा रहा था, देखते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने से पहले हम लोग देखते हैं लास्ट लेक्चर के डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, सर कि कैपिटल जी और स्मॉल जी जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। कैपिटल जी और स्मॉल जी, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। और एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम लोग डिस्टेंस के लिए कहीं पे d को डिनोट करते हैं तो कहीं पे r को डिनोट करते हैं, ऐसा क्यों। तो वो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ ये जो कैपिटल G है, ये स्मॉल g, डिफरेंस क्या है। ये जो कैपिटल G है इसका हम लोगों ने देखा था, इट इज अ फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्स है ये हर किसी चीज में, मुझ में, तुम में, इस टेबल में, कुर्सी में, बेंचेस में, दीवार में, बोर्ड में, हर चीज में एक अपना अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। बहुत सिली सा होता है, बहुत कम होता है, जो भी है उसको अगर हम लोग उसके किसी भी दूसरी चीज़ के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रिजल्ट हम लोगों को पता चल जाता है। जैसे कि अगर दो चीज़ के बीच का हम लोग ग्रेविटेशन पता करना है तो हम क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास 1 इंटू मास 2 अपॉन b स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दूसरे चीज़ के बीच का ग्रेविटेशन फाइंड करने का। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, दो चीज़ के बीच का अट्रैक्टिंग फोर्स जो भी है वो पता करके इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्रेविटी का वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने ग्रेविटी का वैल्यू फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या था उसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये हमारा ग्रेविटेशन का वैल्यू था, स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल मतलब ये यूनिवर्सल है, हम लोग ने पढ़ा था। ये हर जगह सेम रहेगा, मतलब किसी भी दो चीज के बीच का अगर हम लोगों को अट्रैक्टिंग पावर या ग्रेविटेशन चेकआउट करना है तो हम लोग ये जो हमारा जी है दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके डिस्टेंस को डिवाइड करके, सर जो जी है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिवर्सल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोगों ने देखा था। और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कि सर अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और 5 को 2 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 करोड़ होगा। तो ये एक ऐसा वैल्यू है जिसको जितने छोटे से मल्टीप्लाई करो उतना छोटा ही होगा, और जितने बड़े से मल्टीप्लाई करो उतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सर हम लोगों के बीच में भी अट्रैक्टिंग पावर है, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं चिपक जाते हैं। और वही सर बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं उसके अंदर भी अट्रैक्टिंग पावर है, तो उसके चारों सारे दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं वो सब घूमते रहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पावर इन दैट। तो उसी के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल है, हर चीज़ में होता है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो स्मॉल जी है ये हमारा ग्रेविटी है, दिस इज अ ग्रेविटेशन, ये हमारा ग्रेविटेशन था, कैपिटल जी ग्रेविटेशन था। कैपिटल जी बोलेगा तो ये वर्ड याद रखना, और ये जो स्मॉल जी बोलेगा तो ग्रेविटी, ये वर्ड याद रखना। कैपिटल जी बोला तो ग्रेविटेशन और स्मॉल जी बोला तो ग्रेविटी, ये याद रखना। तो ये ग्रेविटी किसका होता है सर, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग ग्रेविटी होता है सर। अर्थ का अलग ग्रेविटी है, मून का अलग ग्रेविटी है, तो ये अलग अलग चीज़ों का ये ग्रेविटेशन सेम फॉर ऑल है, ये सबके लिए एक स्टैंडर्ड है, उनके मास से मल्टीप्लाई करते हैं और वो सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको आंसर मिलता है वो हमारा ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी हर चीज़ का अलग अलग होता है, जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी होगा, जितना कम मास होगा उतना कम ग्रेविटी होगा। तो अगर मैं बोलूँ अर्थ का ग्रेविटी ज़्यादा है या मून का, ऑब्वियसली सर अर्थ का ग्रेविटी ज़्यादा है क्योंकि अर्थ बड़ा है मून से, मून का ग्रेविटी कम होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ के ग्रेविटी का वैल्यू है। इसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व आउट करते फिर हमको मिल जाता है। मैंने बताया था डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशन है मैथमेटिकल
टॉपिक्स हैं वो मैं लास्ट लेक्चर में, ये जो सारा लेसन पूरा खत्म करूँगा, लास्ट में जितने भी सम्स हैं और डेरिवेशन है वो सारा हम लोग लास्ट लेक्चर में करेंगे। तो सर हम लोग को ये डिफरेंस पता चला कि कैपिटल जी क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है। अब हम लोग ये जो डी है और आर है इसका डिफरेंस पता करेंगे। डिफरेंस ये दोनों में सेम। डिस्टेंस के लिए हम लोग कभी डी यूज करते हैं, कभी आर यूज करते हैं। डी तो हमको पता है ऐसा डिस्टेंस नॉर्मल एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच के डिस्टेंस इज डी इज अ डिस्टेंस। ठीक है। आर क्यों यूज करते हैं? आर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई भी चीज ट्रायंगुलर हो सकता है, कोई चीज का बहुत छोटा माइन्यूट पार्टिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। तो जब स्फेरिकल जैसे दो प्लैनेट के बीच का हम लोग डिस्टेंस कंक्लूड करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, सर एक ये प्लैनेट है, एक ये प्लैनेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग इतना मानेंगे? नहीं, दैट इज रॉन्ग। इस सेंटर से डिस्टेंस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। डिस्टेंस शुड बी इंक्लूडेड फ्रॉम द सेंटर। तो उसमें हम लोग रेडियस को भी इंक्लूड करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस के लिए आर यूज करते हैं। सर ये इसमें आर यूज करना थोड़ा समझा नहीं सर, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बताइए। एक कोई प्लैनेट है, वो बोलता हूँ अर्थ है, अर्थ पे ये बंदा खड़ा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? नॉर्मली सर ये खड़ा है तो जीरो होगा, कुछ भी नहीं है सर दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऑब्वियसली ये हम लोगों को लगता है। तो फिर अट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है? क्योंकि अगर हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू m1 m2 इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मैंने अर्थ का मास लिख दिया, ये उस बंदे का मास लिख दिया, दोनों के बीच में अट्रैक्टिंग पावर के लिए मैंने डिस्टेंस मेरा अगर जीरो रहेगा तो आंसर तो जीरो आ जाएगा। क्योंकि आंसर मैं किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूँ या जीरो से डिवाइड करूँ तो फिर मुझे आंसर क्या मिलेगा? सर ऑब्वियसली जीरो ही आता है। जीरो एक सबसे मजबूत नंबर जीरो है। किसी से भी मल्टीप्लाई हुआ और किसी से भी डिवाइड हुआ तो वो सबको अपने जैसा बना लेता है। तो सबसे कमजोर नंबर 1 है। किसी के भी साथ मल्टीप्लाई हुआ और किसी के साथ डिवाइड हुआ तो वो उसके जैसा बन जाता है। तो सर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो जीरो है, जीरो तो है, फिर उसका तो दोनों का बीच का अट्रैक्शन है, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो होना चाहिए। लेकिन नहीं है ऐसा। क्योंकि हम लोगों ने न्यूटन के समय में पढ़ा था कि सारी चीजें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से क्रिएट होती है। तो न्यूटन ने बताया था कि एप्पल कोई यहाँ से यहाँ गिरता है तो यहाँ पे ग्रेविटी है, तो यहाँ का एप्पल यहाँ नहीं गिरेगा, यहाँ का भी एप्पल वर्टिकली यहाँ गिरेगा। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा यहाँ का एप्पल यहाँ गिरेगा वर्टिकली, यहाँ का एप्पल यहाँ तक गिरेगा। तो इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक्चुअल में हमको पता चलता है कि ग्रेविटी कहाँ पे होती है? किसी भी चीज़ के सेंटर में होता है, सेंट्रॉइड एरिया में होता है। तो किसी भी चीज़ का ग्रेविटी, किसी भी चीज़ का अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो सेंट्रॉइड में होता है, तो उसके सेंट्रॉइड एरिया में होता है, सबसे बीच के एरिया में। तो वहाँ इसी से हमको पता चलता है कि ग्रेविटी कहाँ है? किसी भी चीज़ के सेंटर में। और अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है तो सेंटर से लेके बाहर सर्कमफेरेंस, अर्थ के सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस क्या होता है? सर उसका रेडियस होता है। रेडियस होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? आर एज अ डिस्टेंस यूज करते हैं बहुत सारे जगहों पे। समझा? तो आर क्यों यूज करते हैं और डी क्यों यूज करते हैं, ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया सर। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन जी। कितने लोग बोलते हैं सर कि वेरिएशन इन जी, ग्रेविटी में वेरिएशन, ग्रेविटी में चेंजेस हो सकते हैं क्या सर? हाँ होता है। अर्थ के ही ग्रेविटी में अर्थ पे अलग अलग जगह अलग अलग अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। हाँ होता है। कैसे? देखते हैं कैसे। हाइट की वजह से होता है, हाइट की वजह से, हाइट की वजह से। क्योंकि हम लोगों को बताया गया था सर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, F इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 d स्क्वायर, ऐसा डिस्टेंस। या फिर मैं अगर अर्थ की बात कर रहा हूँ तो r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि रेडियस इज इनवर्सली और डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। किसी भी नंबर के अपॉन में कोई नंबर रहेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, और सामने में नंबर रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो मास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, और जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है।
तो सर ये जो इनवर्स डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के या जो ग्रेविटी है उसके। मतलब सर ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ग्रेविटी उतना कम होगा। हम लोगों ने देखा था मैग्नेट के पास जो चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दूर वाली चीज़ों पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। सेम वैसा हमारे अर्थ पे होता है, अर्थ के पास जो चीज़ रहेगा उसको ज़्यादा खींचेगा वो, अर्थ के दूर जो चीज़ रहेगा उसको कम खींचेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ ज़्यादा अप्लाई होगा सर, जो पास की चीज़ है, मतलब पास की चीज़ मतलब डिस्टेंस कम होगा, दूर की चीज़ मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कम डिस्टेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, इनवर्स रिलेशन, और ज़्यादा डिस्टेंस कम अट्रैक्टिव फोर्स। यस दैट आई वांट टू से। तो वेरिएशन सर क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा, एक हमारे ये माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे लड़का खड़ा है और एक लड़का जमीन पे खड़ा है, तो ये दोनों में ग्रेविटी ज़्यादा, ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटी ज़्यादा कहाँ पे होगा सर। ऑब्वियसली सर अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूँ तो इस लड़के का डिस्टेंस यहाँ तक का है और इस लड़के का डिस्टेंस यहाँ तक का है, तो ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे है, मतलब इस पे ग्रेविटेशन कम लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशन ज़्यादा लग रहा है, ग्रेविटी इसकी कम है, तो यहाँ पे जी कम होगा और यहाँ पे जी ग्रेविटी ज़्यादा होगा। कैसे सर, सर हाइट से ग्रेविटी नापा जा सकता है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है चेंजेस अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, चेंजेस विथ हाइट और चेंजेस विथ डेप्थ। तो ये तो हम लोगों ने देखा हाइट के वजह से ग्रेविटी कहाँ कहाँ चेंज होता है। हाइट की वजह से जहाँ ज़्यादा हाइट होगा मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से उसका ग्रेविटी कम होगा, और जहाँ पे कम हाइट है, सेंटर से डिस्टेंस कम है, वहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखेंगे चेंजेस अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखते हैं हम लोग क्या है सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये तो हम लोग का एक स्टैंडर्ड हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट एज पर द हाइट है, एज पर द हाइट। अब हम लोग देखते हैं सेकंड एज पर द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ कैसे देखेंगे सर, हम लोगों ने देखा अर्थ बहुत समय पहले से ही रोटेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, रोटेशन ऑब्वियसली रोटेशन क्या हो रहा है, अर्थ का जो साइज हो चुका है वो स्फेरिकल न रह के ओवल शेप में हो गया है। हमारा अर्थ ओवल शेप में है, ओवल शेप में हम जो बॉल से खेलते हैं वो बॉल स्फेरिकल शेप में होता है, अंडे का शेप ओवल शेप होता है, तो मोर और लेस ऐसा हो गया हमारा अर्थ, एकदम सेम नहीं है लेकिन ऐसा है। तो उससे हमको पता चलता है कि अगर सेंटर से मैं इसको मान लूँ तो सेंटर से हमारे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो सेंटर से पोल का डिस्टेंस और सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस, इक्वेटर है पोल, तो सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ऑब्वियसली सर ज़्यादा दिखता है, ऑब्वियसली। तो सर सेंटर से अगर इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है तो मुझे बताओ इक्वेटर पे जो बंदा खड़ा रहेगा उसका उस पर ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा या फिर पोल पे जो बंदा खड़ा रहेगा उस पर ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा। सर यहाँ पे डिस्टेंस कम है, जहाँ डिस्टेंस कम रहेगा वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ग्रेविटी कम रहेगा। ये सरफेस के हिसाब से है, मतलब अपर एरिया कैसा है उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा। तो कहीं पे सर अर्थ का शेप की वजह से सर अर्थ कहीं पे चपटा है, बिकॉज ऑफ दैट सर वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि कम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, और जहाँ पे वो अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा है फ्रॉम द सेंटर वहाँ पे ग्रेविटी कम रहेगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया सर। अब तीसरा पार्ट भी हम लोगों को दिया है ग्रेविटी का, ग्रेविटी ऑन द बेसिस ऑफ चेंज विथ डेप्थ, ग्रेविटी ऑन द बेसिस ऑफ चेंज विथ डेप्थ, चेंज विथ
ये दो जिसने अच्छे से समझ लिया, सर ये तो इजी था सर। सर हाइट जितना ज़्यादा है ऑब्वियसली ग्रेविटी उतना कम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा। इधर भी वैसा ही था सर, इधर कंफ्यूज होने वाले, ध्यान देना, ये वाला समझ के तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर एक बंदा अर्थ के ऊपर खड़ा है, सेंटर से डिस्टेंस उसका यहाँ तक है, ठीक है, और दूसरा बंदा थोड़ा अर्थ में खड्डा करके यहाँ पर खड़ा है, तो अब इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो अब स्टैंडर्डली अगर देखा जाए तो नॉर्मली हमको बोला जाएगा सर यहाँ रेडियस से, सॉरी डिस्टेंस जो है सर सेंटर से इसका कम है, तो और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा ग्रेविटी किस पे होना चाहिए। नॉर्मली हमको लगेगा कि ज़्यादा ग्रेविटी इस पे होना चाहिए, कम डिस्टेंस वाले पे ज़्यादा ग्रेविटी होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस वाले पे कम डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम एक खड्डा खोदे, डेप्थ गहराई में इस बंदे को लेके गए, गहराई से हम लोग उसका ग्रेविटी नाप रहे हैं, तो हमको इसका ये बंदे का तो मास मिलेगा m, हमने सीखा था सर F = m1 × m2 अपॉन v²। तो डिस्टेंस तो इसका कम हो गया सर, डिस्टेंस कम हो गया तो इज ऑफ कोर्स सर हमारा क्या बढ़ना चाहिए, नॉर्मली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता, वो कम हो जाता है अपोजिट, क्योंकि सर जितना गहराई में गया उसके आसपास का भी जो सर मास ऑफ द अर्थ है वो भी उसकी गहराई के हिसाब से ही एक स्फीयर बनाया जाएगा और उसके हिसाब से उसको नापा जाएगा, मतलब इतना एरिया मास ऑफ द अर्थ में इंक्लूड नहीं होगा। तो मास का तो डायरेक्ट रिलेशन है, मास अगर कम हो गया तो ग्रेविटी कम हो गया, मास अगर ज़्यादा है तो ग्रेविटी ज़्यादा है। तो ये बंदा जहाँ पे खड़ा है उसके लिए मास ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए पूरा अर्थ एक का मास हो रहा है सर, इंक्लूड हो रहा है, और इस बंदे के लिए अर्थ का मास पूरा इंक्लूड नहीं हो रहा सर, वो जितनी गहराई में गया उतना एरिया कट कर कैंसिल करके जो बचा होगा उसमें उसी का मास इंक्लूड हो रहा है। इसी वजह से गहराई के क्वेश्चन जब पार्ट आता है गहराई का, तो जितना गहरा कोई पर्सन जाता है सर उसका ग्रेविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नॉर्मल सरफेस पे रहेगा उसकी ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा। कोई पर्सन अगर बहुत गड्ढे में जाएगा, डेप्थ में जाएगा, तो उसकी ग्रेविटी कम है। ये दोनों से अपोजिट लग रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे मास का खेल हो रहा है सर, ये दोनों में सिर्फ डिस्टेंस खेल रहा था, इसमें मास आके खेलना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कंफ्यूजिंग, सो कंफ्यूज नहीं होना, इजीली जाना, अच्छे से ध्यान से समझना बहुत इजी है। तो ये तो हो गया सर हम लोगों को समझ में आ गया वेरिएशन ऑफ जी का वेरिएशन, अलग अलग जगहों पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, वो चेंज होता रहता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, ये लिख लिया, लिख लो, हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है सर, कोई भी चीज एक सेंटर के फोर्स की वजह से उसके चारों ओर घूमती रहती है। कोई भी चीज एक सेंटर से फोर्स जो एक्सर्ट होता है उस वजह से उस चीज के चारों ओर घूमती रहती है। हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, जैसे कि सर आप ये रुमाल से मैं अगर
इसको बांधो, तो ये सेंटर से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ये इसके चारों ओर घूम रहा है। सेंटर से फोर्स लगना बंद हो जाएगा, ये ऐसे निकल के कहीं गिर जाएगा। एग्जैक्टली तो सर जब तक सेंटर से फोर्स जनरेट होता है तो सर तब तक सेंटर हम लोग कहते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। तो जो अर्थ है हमारा, अर्थ भी तो सन के चारों ओर घूम रहा है, यस ऑफ कोर्स, तो सन से भी तो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, यस। तो फिर वो सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? उस सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए हम लोग F = mv² अपॉन r का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग अर्थ से या और सन का सेंट्रिपिटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर और किसका फाइंड आउट कर सकते हैं सर? सन के अलावा सन के साथ हम किसी भी प्लैनेट का फाइंड आउट कर सकते हैं, सन के साथ या फिर अर्थ के साथ मून का सेंट्रिपिटल फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने सेंट्रिपिटल फोर्स से मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ये सारी चीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। सो सेंट्रिपिटल फोर्स किससे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? इस फॉर्मूले से, जिससे हमको पता चलता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कितना है, जिसके वजह से हमारा अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में भी हमको अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके आगे की चीज़ें।